दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक सलमान पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ फिर से एक नया आगाज, एक नई वीडियो। दोस्तों बिल्कुल ट्रिक के साथ लेकर आया हूँ और बेहतरीन ट्रिक है। जैसे आपने इससे पहले वीडियो देखी थी वही वाली सेम टू सेम इसी तरीके से बेहतरीन ट्रिक है और ट्रिक के साथ ही पढ़ेंगे हम सारी की सारी चीज़ें। तो दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। भारत की जो अर्थव्यवस्था, वो सारी अर्थव्यवस्था विभिन्न देशों के सहयोग से जो मुद्रास्फीति होती है, सारे के सारे आज हम पढ़ने वाले दोस्तों। तो मैं आपसे एक बात बताऊं दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना और वीडियो को पूरा देखना। एवरेज आपका वीडियो देखने का कम आता है, आप पहले कम से कम पूरी वीडियो देखो तो सही। बस क्लिक करते के साथ ही आप तो जज कर जाते हो कि हाँ वीडियो कैसा है। एक बार वीडियो को पूरा देखो दोस्तों, उसके बाद में आप देखना कि वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है नहीं? तो ठीक, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो देखो दोस्तों है कैसा, देखो हम स्टार्ट करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, आप तो सब्सक्राइब भी नहीं करते यार। भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का मतलब हम लोगों को पता है ना, जो भारत में जो अर्थव्यवस्था होती है, यानी पैसा कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है, मुद्रास्फीति क्यों होती है, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिक के साथ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। वैसे तो मैं बोर्ड पे ही पढ़ा देता, मगर मैं देख रहे हो जो मैंने पीडीएफ बना के रखी हुई, तो कोई बात नहीं पीडीएफ से पढ़ने का दोस्तों, ठीक है ना। बात करते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, ठीक। कौन कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक। कौन कौन सी? पूंजीवादी, साम्यवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था होती हैं। लेकिन अर्थशास्त्र, जो अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र का जनक जो है वो एडम स्मिथ थे और ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? वेल्थ ऑफ नेशन, इंग्लिश में द वेल्थ ऑफ नेशन बोलते। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? वेल्थ ऑफ नेशन। और वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने क्या काम करा है? अर्थव्यवस्था का भी दिया, लेकिन अर्थशास्त्र भी इन्होंने लिखा, लेकिन अर्थशास्त्र के जनक थे, ठीक है ना। और इसमें मतलब वेल्थ ऑफ नेशन में इसका सब, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एडम स्मिथ की जो बुक है उसका नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है ना, द वेल्थ ऑफ नेशन भी आ सकता है, ठीक। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट क्या करते हैं? स्टार्ट कर भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी होती है? पहली बात तो पंचवर्षीय का जिसको नहीं पता है वो समझ लो पंचवर्षीय होती क्या है। तो पंचवर्षीय का मतलब ये होता है कि जो भी हर 5 साल के बाद जो भी हमारे देश में हुआ, ठीक, वो हम उसके बारे में जानते हैं कि हमारा देश एक योजना बनाता है, 5 साल की योजना बनाता है, क्योंकि सरकार 5 साल तक रहती, तो हर 5 साल बाद योजना चलती है। तो प्रथम जो योजना हुई थी दोस्तों, प्रथम सबसे पहले जब देश आज़ाद हुआ था, सबसे पहले जो योजना थी 1951 से 56 तक, 5 साल चली। 1951 से कब तक चली? 56 तक, 5 साल हो गए, हो गए, ठीक। तो इसमें जो प्राथमिकता दी उसको कृषि को प्राथमिकता, क्योंकि हमारा देश में खाने के लिए नहीं था, कुछ सामान नहीं था, कृषि नहीं थी इतनी। तो सबसे पहले भारत ने सबसे पहले जो वो दिया प्राथमिकता, वो किसको दी? कृषि को दी। और किसके मॉडल, ये भी आ जाता मॉडल कौन सा? तो हेराल्ड मॉडल पर। तो डोगर याद मत करना, बस हेराल्ड मॉडल भी याद कर लोगे तो भी बहुत है। हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी, ठीक है ना। पहली पंचवर्षों पर चल गया, हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। अब दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 1956 से 61 तक। तो ये तो चल 56 से चली 61 तक चलेगी, 51 से 56, 56 से 61 तक। तो ये कौन सी चीज़ पर आधारित थी? ये औद्योगिकरण के प्राथमिकता, उद्योगीकरण, जो हमारे पास उद्योग धंधे थे वे सब ठप हो चुके थे देश आज़ाद के बाद। तो उद्योगिकों को प्राथमिकता दी। और किसके मॉडल पर? महालनोबिस के मॉडल पर। किसके मॉडल पर? महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, ठीक। महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, ठीक। दूसरी बात, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से, पहले 56 से 5 साल, 61 तक, 61 से कहाँ तक? 66 तक। 61 से कहाँ तक चली? 66 तक। ये इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था जो भारत में देश में लोग रह रहे हैं वे लक्ष्य इसका आत्मनिर्भर बनना, वे अपने ऊपर आत्मनिर्भर बने, यानी अपने उद्योग धंधे डालें, अपना कोई बिजनेस करे, तो वो आत्मनिर्भर होता है दोस्तों, ठीक है, आत्मनिर्भर बनाना। तीसरी, ठीक है ना, तीसरी योजना। लेकिन तीसरी व चौथी के बीच 3 साल का गैप था। तो फिर तीसरी और चौथी के बीच इन दोनों के बीच जो योजना है, इनके साल के बीच में कितने साल का? 3 साल का गैप हो गया। तो कौन कौन सा? 67 वाला, 68 वाला
और कौन सा दोस्तों 69 वाला। ठीक है ना, ये 3 साल का गैप हमने देख लिया, तो 3 साल का गैप इसके अंदर हो चुका था। फिर क्या हुआ, फिर इन 3 साल के गैप के बाद क्योंकि सरकार दूसरी चेंज हो गई थी तो वो तो गैप देती, क्योंकि हर किसी सरकार का अलग अलग नियम होता है कि हम तो पंचवर्षीय योजना के, इसी वजह से वो गैप लग चुका था। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में हुआ चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक। इसका लक्ष्य आर्थिक विकास व आत्मनिर्भर बनाना, इसका मतलब था आर्थिक विकास के लिए और आत्मनिर्भर बनाना भारत को। ठीक है ना। फिर आई थी हमारे पास पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या थी, इसका लक्ष्य गरीबी उन्मूलन थी। तो इसका लक्ष्य क्या था, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, क्योंकि 1956 में सॉरी पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी वो जो थी उस टाइम पे जो इंदिरा गांधी थी, ठीक है ना, पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी। तो गरीबी हटाओ का नारा जो दिया था वो किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है ना, इंदिरा गांधी ने नारा दिया था। तो पंचवर्षीय योजना, तो हमारे पास जब इंदिरा गांधी ने नारा दिया तो पांचवी योजना 1 साल पहले ही समाप्त कर दी गई थी। बस याद रखना ऐसी कौन सी योजना थी जो 4 साल तक चली, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, तो सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक चली। ठीक है ना। इसका लक्ष्य गरीबी उन्मूलन था। पांचवी योजना 1 साल कर दी गई थी और 1 अप्रैल 1978 को, कब, 1 अप्रैल 1978 को नई योजना शुरू हुई, जिसे रोलिंग प्लान भी कहते हैं। तो इसको पांचवी वर्षीय योजना में कौन सा प्लान 1978 में स्टार्ट हुआ था, 1978 में जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों वो था रोलिंग प्लान। कौन सा, रोलिंग प्लान। ठीक है ना, जो रोलिंग प्लान था नाम दिया था। हाँ, और छठी योजना 1980 में। तो कौन सी योजना, छठी योजना कब हुई थी, 1980 में ही समाप्त कर दी गई थी, 1980 में भी समाप्त कर दी गई थी। तो छठी योजना शुरू की। तो फिर उसके बाद में कौन सा 1980 से 1985 तक तो छठी योजना स्टार्ट हुई थी। इसका लक्ष्य क्या था, कृषि क्षेत्र तथा रोजगार में विस्तार करना, क्योंकि बेरोजगारी बहुत हो गई थी। ठीक है ना। तो क्या मतलब था इसका, जो कृषि है उसके क्षेत्रों को बढ़ावा देना और रोजगार का विस्तार करना था। ठीक है ना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना कौन थी, 1985 से 90 तक थी। इसका लक्ष्य था स्वतंत्र आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। जो हमारी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए ना वो अपना में आत्मनिर्भर होनी चाहिए। ये सातवीं पंचवर्षीय योजना का एक आइडिया था। ठीक है ना। फिर दूसरा था 7वीं और 8वीं के बीच 2 साल का गैप। फिर कौन से 7वीं और 8वीं के बीच कितने साल का गैप लग गया, 2 साल का। कौन कौन सा, 91 वाली और कौन सी 1992 वाली। अब मैं तुम्हें बता दूं क्यों लग गया था ये। अब हम ध्यान से देखोगे, जब फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह थे। कौन थे, मनमोहन सिंह थे फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक, मनमोहन सिंह। तो क्या हुआ उस टाइम पे ये एलपीजी लेकर आए थे। कौन सा, एलपीजी। एलपीजी का मतलब ये होता, पहले जो कंपनी थी ना वो लाइसेंस के द्वारा खोले जाया करते थे, और जब ये एलपीजी हट गया, उदारीकरण निजीकरण है ना, जब ये हट चुका था तो कोई सा भी आदमी, कोई सा भी शख्स अपना धंधा खुद खोल सकता है बिना लाइसेंस के। तो 1991 से फिर हमारे पास एक देश में ऐसा विकास आया कि बस आप पूछो मत ना कैसा विकास आया। ठीक। तो आप आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 तक हो गई, क्योंकि 1991 में तो एलपीजी आया था। ठीक है ना, एलपीजी आया था। ठीक, इतनी बात याद रखना। तो प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना था। जो प्राथमिक शिक्षा थी उसको क्या बनाना था, सर्वव्यापक बनाना था। प्राथमिक शिक्षा को क्या बनाना था, सर्वव्यापक बनाना था। क्लियर बात। ठीक। नेक्स्ट थी नवी योजना थी 1997 से 2000 तक चली थी, लेकिन लक्ष्य सामाजिक न्याय या समानता का न्याय, सामाजिक न्याय और समानता का न्याय था। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आया। तो फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। तो 2007 से 12 तक सकल घरेलू उत्पाद 9% रखने का लक्ष्य था। कितने परसेंट, 9% रखने का लक्ष्य था, कि 9% हम सकल घरेलू उत्पाद रखेंगे, यानी जीडीपी। क्या, जीडीपी जो थी वो कितने परसेंट रखने का अनुमान था, यानी 9% रखने का अनुमान था जीडीपी का। ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक, 2012 से 17 तक। इसमें विकास दर का लक्ष्य कितने परसेंट रखा था, 8%। ठीक है ना, इसमें कितना रखा था, 8%। फिर उसके बाद में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी, 12 पंचवर्षीय योजना देश आजाद के बाद। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2014 में किसकी सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी। ठीक है ना, बीजेपी। तो बीजेपी का मतलब क्या होता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो 2014 के बाद में ये 5 पंचवर्षीय योजनाओं को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो योजनाओं को जब समाप्त कर दिया तो इसके बाद में वो क्या लेकर आए, एक नीति आयोग लेकर आए। कौन सा आयोग लेकर आए, नीति आयोग लेकर आए।
किसकी योजनाओं की जगह क्या लेकर नीति आयोग लेकर आए। तो अब जो देश चल रहा है हमारा प्रेजेंट में चल रहा है वो नीति आयोग के अनुसार चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसका भी जो अध्यक्ष होता है यानी हेड जो होता है नीति आयोग का, वो भी प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक। कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलो इतनी बात समझ में आ जानी भी चाहिए दोस्तों। बस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत सिंपल 10 से 15 मिनट में वीडियो खत्म कर देंगे मेरे भाई। देखो इतनी बात समझ, विभिन्न देशों के सहयोग से लगे लोहे इस्पात। तो देखो विभिन्न देशों के सहयोग से, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विभिन्न देशों के सहयोग से लगे लोहो इस्पात, ठीक। ये जरूर याद कर लेना, ठीक है ना। तो इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है दोस्तों? दुबे बोस राजभीष। जो दुबे थे वो भोस राजभीष, जैसे दुबे, दुबे से दुर्गापुर, ये किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से, ठीक है। बोस, वैसे बोकारो और सैसे सोवियत संघ, तो बोस किससे बना? बोकारो सोवियत संघ से। राज, रासे राउरकेला और जैसे जर्मनी, वैसे राउरकेला जैसे जर्मनी। और भीष, भी से भिलाई और सैसे सोवियत संघ। याद रखना इन्हीं के अंदर ये दुबे, इस वाले देश से तो हो गया दुर्गापुर, और वैसे हो गया ब्रिटेन, और इस वाले वैसे हो गया बोस है बोकारो, और ऐसे क्या हो गया? सोवियत संघ, और वैसे क्या हो गया? राउरकेला जैसे जर्मनी की, और भी से क्या हो गया? भिलाई, और सैसे क्या हो गया हमारे पास? सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से बने, ठीक है ना। तो दुबे बोस राजभीष, दुबे बोस राजभीष, दुबे बोस राजभीष। इतनी याद कर लोगे आप लोग? चलो याद कर लेना। नेक्स्ट है थी, तो भारत में जो कंपनी है, भारत में जो महारत्न कंपनी है, कितनी महारत्न कंपनी? अब तो 12 महारत्न कंपनी हो गए ना भारत के अंदर। तो टोटल कितनी महारत्न कंपनी भारत के अंदर? 12 महारत्न कंपनी हो गए। कितनी? 12 महारत्न कंपनी किसके अंदर? भारत के अंदर, ठीक है ना। लेकिन इसकी कुछ महत्वपूर्ण हैं जो मैं लिखवाने वाला हूँ। ओन मतलब क्या हो गया? ओन जीसी SBI, ओन जीसी SBI। तो ओन जीसी SBI का मतलब क्या हो गया? ओन जीसी SBI का मतलब ओ से ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। कौन सी? ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। एन से NTPC, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन, ठीक है ना। फिर जी से क्या हो गया? जेल हो गया। फिर सी से क्या हो गया? कोल इंडिया हो गया। फिर एस से क्या हो गया? शेल हो गया। फिर बी से क्या हो गया? भील हो गया। फिर आई से क्या होगा? OIC हो गया। ये भारत की महत्वपूर्ण कंपनी है, ये बात रख। वैसे तो है 12 की 12 महत्वपूर्ण कंपनी, लेकिन ये जरूर याद रख लेना जितनी भी हैं, क्योंकि ये भी भारत की एक नंबर कंपनी है दोस्तों। तो हम ट्रिक कैसे याद रखेंगे? ओन जीसी SBI, ओन जेसी, ओ से क्या होगा? ONGC, एन से NTPC, जी से क्या हो गया? जेल हो गया, सी से क्या हो गया? कोल इंडिया हो गया, और एस से हो गया? सेल हो गया, बी से क्या हो गया? भील हो गया, आई से क्या हो गया? IOC हो गया, ठीक है ना। इतनी बात याद रखोगे ना आप? चलो बड़ी अच्छी बात है, याद रखोगे तो मेरे भाई। नेक्स्ट में आता है हमारे पास मुद्रास्फीति के परिणाम। जो मुद्रास्फीति है उसके परिणाम क्या क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, इंपॉर्टेंट, मोस्ट बना लो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है ये वाली। तो क्या था, अब इसकी ट्रिक है, मुद्रास्फीति के परिणाम क्या होता है? किसान ऋण उत्पादक से लाभ कमाए, ऋण देकर उपभोग करे, परेशान भोगी नहीं उठाए, ठीक है ना। तो क्या बोला? एक छोटी सी कहावत है, कहावत से याद रख लेना। किसान जो है, किसान ऋण उत्पाद से लाभ कमाए और ऋण देकर उपभोग करे, परेशान भोगी हानि उठाए, ठीक। तो याद रखना किसान, तो कैसे होगा? लाभ। किसान क्या होता है? किसान को क्या होगा? लाभ। मुद्रास्फीति के परिणाम बोले, जब किसान को मुद्रास्फीति होगी तो किसान को क्या होगा? लाभ। किसी के पास हमारा ऋण है तो उसको भी क्या होगा? लाभ। उत्पादक, कोई उत्पादक कर रहे हैं तो उसको भी क्या होगा? लाभ। व्यापारी को मुद्रास्फीति में क्या होता है? लाभ। आयात में क्या होती है? वृद्धि। मुद्रास्फीति में आयात में क्या होगी? वृद्धि, ठीक। और ऋणदाता को क्या होगी? हानि। जो ऋणदाता, देख ऋणी को, जो ऋणदाता जो ऋण देगा उसको तो हो जाएगी हानि, ऋण लेने वालों को क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा, ठीक। उपभोक्ता, तो उपभोक्ताओं को भी क्या होगी? हानि होगी। पेंशन भोगी को क्या होगी? हानि होगी। निर्यात में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। हमेशा याद रखना, जब भी मुद्रास्फीति होगी तो किसान को लाभ होगा, और जो ऋण लेता है उसको भी लाभ होगा, उत्पादक जो पैदा करता है लाभ होगा, व्यापारी को भी लाभ होगा, आयात में वृद्धि हो जाएगी, और ऋणदाता को हानि होगी, उपभोक्ता को भी हानि होगी, और पेंशन भोगी को भी हानि होगी, और निर्यात को भी क्या होगी? हानि होगी। ये बात अपनी दिमाग में उतार लेना। और दोस्तों मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूँ, एक नंबर
सुंदर वीडियो है, पूरी वीडियो देखा करो, पूरी की पूरी वीडियो, और स्किप मत किया करो मेरे भाई। क्या पता इनमें से कुछ हाथ लग जा। आज तक जी के किसी की हाथ नहीं आया, क्या पता इन ट्रिकों में से आपको कुछ हाथ लग जाए मेरे भाई। बस मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि कोई सा भी वीडियो मेरा स्किप मत करना। आपके आईटीबीपी के लिए पढ़ रहे हो और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, ठीक है ना, किसके लिए? उत्तर प्रदेश पुलिस और आईटीबीपी का आपको पक्के से ख्याल रखना है दोस्तों। और हाँ मेरे भाई, लास्ट में एक बात जाते जाते कह रहा हूँ मैं, मेरे चैनल को यार शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक कर दो मेरे भाई प्लीज़ यार। दोस्त अगर आपको जरा सी भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक तो मार दिया करो यार, शेयर कर दिया करो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। नाइस टू मीट यू मेरे दोस्त।